हमारे इस लेक्चर के जो मेजर कंटेंट रहेंगे वो आज एक्टिनाइड्स के बारे में, एक्टिनाइड्स की जानकारी, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, और जैसे अगर आपको याद हो हमने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था वैसे ही यहाँ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, और लास्ट वही कलर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, तो इसी के साथ मैं लेक्चर की स्टार्टिंग करता हूं। आप इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखिए। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, दो कॉलम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों कॉलम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं। इसमें पहला जो ब्लॉक है, पहला जो ग्रुप आपको दे रखा है, जो आपको कॉलम दिख रहा है वो S1 है, और दूसरा जो आपको दिख रहा है S2 है। आपको याद होगा या अब तक जो केमिस्ट्री पढ़ी है उससे इस बात की नॉलेज तो आपको होगी कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में प्लेस दिया गया है उनकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। इट मीन्स कि उनकी किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सबशेल में फिल किया जाता है, एस में किया जाता है, पी सबशेल में, डी सबशेल में या एफ सबशेल में, उसके अकॉर्डिंग ही पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स को पोजीशन दी जाती है। तो ये जो पहले दोनों हैं आप देख पा रहे होंगे, पहले दोनों जो हैं वो ग्रुप हैं जिनके एटम्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप किया जाता है, जो एस सबशेल में फिलअप किया जाता है। और ये लास्ट जो आप 6 ग्रुप देख पा रहे हैं ये कौन से हैं, ये वो हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है। ये इन बिटवीन आप जो 10 ग्रुप देख रहे हैं, जो 3rd से लेके 12 तक, ये सारे वो हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब में जो डी सबशेल में जाता है। और जो एफ सबशेल वाले हैं उनको पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल नीचे 2 रो की फॉर्म में दिखाया गया, देख पा रहे होंगे। बेटा ये जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं मैं इनसे एक बात बोल देता हूं कि जो आप लोग अटेंडेंस के चक्कर में आते हैं कि हाँ 1 मिनट लगा के आप छोड़ जाते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, या फिर आप मत आइए। कोई टेंशन नहीं है बेटा इस बात की कि इसके चक्कर में मत आइए। मैं फिर कह रहा हूँ आपको अगर पढ़ना है तो ही आइए। जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वहीं आए, वह ना आए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लेक्चर की कोई एडवर्टाइजमेंट की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी जिसकी वजह से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल हम हमारी ड्यूटी को पूरा करेंगे जी, ये हमारा फ़र्ज़ है जिसको हम पूरा करेंगे। आपको पढ़ना है पढ़िएगा, नहीं पढ़ना मत पढ़िए बेटा। इसलिए मत पढ़िए कि आपके सर हैं और थोड़ा सा कंपल्शन है, बिल्कुल कंपल्शन नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो ही पढ़िए इसको बस। तो देखिए यहाँ मेरे पास जो नीचे जो 2 आपको रो दिखाई दे रही है, इसमें से पहली जो है लेंथेनाइड्स, जिसको मैं डिटेल से करवा चुका हूँ सारी को, कि डिटेल से करवा लेंथेनाइड्स के 2 लेक्चर लास्ट में लगा चुका हूं। और जो हमारे पास जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख भी सकते हैं। और जो आज मैं बात कर रहा हूं इस लास्ट वाली रो की, नीचे नीचे जो आप देख पा रहे हैं लास्ट वाली रो की, जिसका पहला एलिमेंट यहां जो आप देख पा रहे हैं दैट इज द एक्टिनम। तो एक्टिनम जो है, जो एक्टिनाइड सीरीज है, इसी के नाम पे पड़ी है, इसके फर्स्ट एलिमेंट के नाम पे पड़ी है, क्योंकि इनके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली और फिजिकली सारे एक दूसरे से लगभग सिमिलर ही होते हैं। इसलिए इन सारों की प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से इस पूरी सीरीज का नाम इनके पहले एलिमेंट के बेस पे रख दिया गया है। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर की स्टार्टिंग करता हूं। और सबसे पहला जो मेरे पास टॉपिक है वो है एक्टिनाइड्स की एक्टिनाइड्स की इंट्रोडक्शन, की एक्टिनाइड्स किसको कहा जा रहा है। देखिए एक्टिनाइड, जैसे मैंने आपको कहा कि जो एलिमेंट आपको दिख रहा है कौन सा, एक्टिनम, जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, और उसके बाद जो 14 एलिमेंट है 90 से लेके 103 तक, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज द एक्टिनाइड्स और एक्टिनोन्स। एक्टिनाइड्स या एक्टिनोन्स इनको बोला जाता है। क्लियर। तो देखिए अब इस चीज से आप देख पा रहे हैं कि पहला जो एलिमेंट आप देख पा रहे हैं यहां एक्टिनम को इंक्लूड नहीं किया हुआ, यहां दिखा नहीं रखा, मतलब एक्टिनम, क्योंकि जो डी वाला है वहां दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए मैं इस बात को थोड़ा सा, जो लेंथेनाइड्स है, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले जाके लेंथेनाइड का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको जरूर सुनिएगा। इस लेक्चर के बाद सुन लीजिएगा, आपको ये एक्टिनाइड्स उसके साथ बहुत बेटर तरीके से हो भी जाएगा। ओके, तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां जो चीज है वो है एक्टिनाइड्स के बारे में। तो एक्टिनाइड्स में यहां हमें लगभग जितने भी एलिमेंट यहां दिखाई दे रहे हैं वो है 90 से स्टार्ट, जबकि एक्टिनम की पोजीशन आपको कहां मिलेगी, जो डी वाली सीरीज है, जो मैंने अभी आपको डी ब्लॉक एलिमेंट बताए, वहां जो है वहां एक्टिनम आपको दिखाई दे रहा है।
अब सोच के देखिए कि इसको एक्टिनम को वहां पे क्यों रखा होगा। वहां इसलिए रखा है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में जाता है, डी में जाता है, बात को ध्यान से सुनिए, वो डी में जाता है। वैसे तो इनर ट्रांजिशन है, जाना किस में चाहिए था, तो चाहिए था एफ में। देखिए मैं ये बात लास्ट डिस्कशन के दौरान बता भी चुका हूं कि होता क्या है, होता ये है कि एक 5D 6s आपके पास शेल है, मान लीजिए 6s है, 5D है, और 4 लेंथेनाइड के केस में मैंने समझाया था, मान लीजिए आपके पास 3 शेल है। 6s में तो आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए, आफ्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं जिस सब शेल की एनर्जी कम होती है। तो 6s की एनर्जी कम थी तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भर दिए गए थे, 6s में भर दिए गए थे। ओके, ये बात क्लियर। अब मैं सेकंड बात करता हूं, फिर से इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, उसके बाद किस में भरे जाते हैं, इसकी बात करूं तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन 5D या फिर 4f में भरे जाने थे। ये बात लेंथेनाइड्स के केस की बात कर रहा हूं, तो 5D या 4f के भरे जाने चाहिए थे। तो पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाइज बात करूं अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो एनर्जी कम किसकी थी, 5D की, तो इलेक्ट्रॉन किस में भर दिया, 5D में। लेकिन मैंने ये बात बोली थी कि याद ये रखना है कि एनर्जी फिलअप करने के बाद, इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के बाद 5D की एनर्जी में चेंजेस आ जाते हैं और 5D की एनर्जी बढ़ जाती है और बढ़ के 4f से भी ज्यादा हो जाती है। तो अब एनर्जी कम किसकी रहेगी, कम रह गई 4f की। तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है, 4f में भरा जाता है, और उसके बाद ये 4f की सीरीज कंटिन्यू स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ये क्यों यहाँ एक एलिमेंट जो क्यों ऊपर डी में दिखाई दे रहा है, बाकी 14 क्यों नीचे एफ में दिखाई दे रहे हैं, इसका रीजन आपको समझा चुका हूं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए एक्टिनाइड्स की के कैरेक्टरिस्टिक्स साथ साथ ही, तो एक्टिनाइड जितने भी होते हैं सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि आपसे पूछा क्या जाता है कि लेंथेनाइड में रेडियो एक्टिव कौन सा है, उसमें तो रेडियो एक्टिव था प्रोमेथियम, सिर्फ एक ऐसा था जो रेडियो एक्टिव था। और इनकी क्या खास बात है, इनके जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या है, रेडियो एक्टिव है। इनके सारे के सारे एलिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव है। ओके, तो देखिए हुआ क्या, 1940 तक तो 1940 तक सिर्फ थोरियम, प्रोएक्टिनियम और यूरेनियम 3 ऐसे एलिमेंट थे जो नेचुरली अक्कर थे, जो उस टाइम मिलते थे। अब बाकी तो पता ही नहीं था। तो इसका मतलब हमें यूरेनियम तक की एलिमेंट पहले पता थे, यूरेनियम के बाद के एलिमेंट हमको पता नहीं थे। हुआ क्या, उसके बाद फिराक के अकॉर्डिंग जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो आप न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट जिसको बोलते हैं, तो उस बम्बार्डमेंट के बाद नए नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनाए गए। इसका मतलब इससे पहले वाले नेचुरल थे, यूरेनियम तक जो ये 3, आप थोरियम की बात करते हैं, प्रोएक्टिशियम और यूरेनियम, और एक कौन बचा, खुद एक्टिनियम बचा। तो ये 4 जो थे वो तो थे ही थे। इसके अलावा उसके यूरेनियम के बाद जितने भी है, यूरेनियम के बाद आप देख पा रहे हैं, यूरेनियम के बाद नेपच्यूनियम है, ठीक है, प्लूटोनियम है, अमरीकियम है, सिमेरियम है, बर्केलियम है, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, ठीक है, मेंडेलियम, और तो ये जितने भी एलिमेंट थे सारे के सारे बनाए गए हैं। ये बात याद रखिएगा, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, इनको बनाया गया है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर। तो ये सारे क्या है, रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट अब मैंने डिस्कस किए, न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट की हेल्प से इनको बनाया गया, और इसीलिए इनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये यूरेनियम के बाद के सारे एलिमेंट है जो आर्टिफिशियल है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी कहा जाता है। अब जितने भी एक्टिनाइड्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ह्यूमन बीइंग के लिए टॉक्सिक है। जितने भी एक्टिनाइड्स है ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, टॉक्सिक है, ये बात याद रखिएगा। और जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, वो कौन से इलेक्ट्रॉन में भरा जा रहा है, देखिए टोटल जो एक्टिनाइड्स है उसमें 7 शेल होती है। तो 7वीं शेल का एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, 6 के डी में 1 भरा गया, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हम बात कर रहे हैं एफ में फिलअप करना है, तो एफ कौन सा है, 5f का है। एफ कौन सा है, 5f का है। इसीलिए क्योंकि ये डी, देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर ये डी वालों के बीच में इंसर्ट है, इसीलिए इनको क्या माना जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है। और ये आपको लेंथेनाइड्स में भी बहुत डिटेल से देखने को मिल जाएगा। अब जो लेंथेनाइड्स की पहली सीरीज थी, लेंथेनाइड की पहली सीरीज ध्यान से सुनिएगा, जो लेंथेनाइड थी पहली सीरीज थी, उसको बोला जाता है फर्स्ट रेयर अर्थ एलिमेंट। अब यहां जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, इसके बारे में मैं बहुत बार कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेंथेनाइड्स को रेयर एलिमेंट क्यों कहा जाता है, या एक्टिनाइड को सेकंड रेयर एलिमेंट क्यों कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा ये बात।
रेयर वर्ड का मतलब यहाँ ये नहीं है कि ये अमाउंट में रेयर है। पहली बात तो अर्थ का मतलब सिर्फ इससे नहीं लिया गया कि ये अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। भैया सारे ही एलिमेंट पाए जाते हैं, सारे ही एलिमेंट के मिनरल वहीं पाए जाते हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि आप ये आंसर लिखो कि ये अमाउंट में बहुत ही कम होते हैं, ये रेयर अमाउंट में मिलते हैं, मिलते ही नहीं है इसलिए इनको रेयर कहा जाता है। अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं इसलिए अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल रॉन्ग होगी, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आपको देना है, रेयर क्यों कहा जाता है इसकी बात करता हूं। क्योंकि जो इनके मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें ये मेटल्स पाए जाते हैं, वो मिनरल में अमाउंट इनका, उन मिनरल में इनका अमाउंट बहुत कम होता है, ना कि इनके सोर्स कम है। सोर्स तो इनके बहुत है, लेकिन जो मिनरल्स अवेलेबल हैं उन मिनरल में बहुत ही कम परसेंटेज में ये पाए जाते हैं। इसका मतलब वो हिडन फॉर्म होते हैं, मिनरल के अंदर बहुत हिडन फॉर्म में रहते हैं, इसलिए इनको रेयर कहा जाता है। और अर्थ इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये सारे ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और ऑक्साइड का एंशिएंट नेम अर्थ था, इसीलिए इनको अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। और सेकंड क्यों कहा जा रहा है एक्टिनाइड्स को, क्योंकि फर्स्ट रेयर अर्थ एलिमेंट किनको माना जाता है, लेंथेनाइड्स को, और ये उनकी दूसरी सीरीज है एफ ब्लॉक वालों की, इसलिए इसको सेकंड रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। ये एक्टिनाइड्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब मैं बात करता हूं, जितने भी 15 एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो सारे क्योंकि एक दूसरे से एक प्रॉपर्टी वाइज रिजेंबल है। अब ये क्वेश्चन भी उठ जाता है, ये प्रॉपर्टी वाइज रिजेंबल क्यों है। अब क्वेश्चन सोच के देखिए ये बात, आप जो इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5f सब शेल के अंदर जाएगा। और 5f देखिए पांचवी शेल का हिस्सा है, जबकि कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका किसके पास है, 7s के पास है। जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन को आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें टोटल शेल कितनी है, 7। सेवंथ शेल के अंदर इसमें क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 6 शेल में s भरा हुआ है, p भरा हुआ है और d में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो भैया f जो है वो 5th का है, मतलब 7वीं शेल छोड़ दूं, वो तो वैलेंस शेल होगी। 7th शेल तो क्या होगी, वैलेंस शेल होगी। 6th शेल क्या होगी, पेनल्टीमेट शेल होगी। और जो 5th हुई वो प्री पेनल्टीमेट शेल हुई। इसका मतलब इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन प्री पेनल्टीमेट शेल में भरा जा रहा है, और प्री पेनल्टीमेट शेल में भरे जाने की वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन बहुत ही डीप है। तो वैलेंस शेल में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, वो तो डी वाले और एस वाले ही हुए ना, सॉरी अनपेड नहीं, जो रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से हैं, 7th के एस वाले जिसमें 2 भरे हुए हैं, और 6th के डी में जिसमें 1 या 2 भरे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो वही रिस्पॉन्सिबल हुए ना केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेने के लिए, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तो वही हुए बॉन्ड बनाने में, रिएक्शन करने में। तो क्योंकि वो तो सबके पास ही सेम है, इसलिए जितने भी एलिमेंट है उनमें 7th शेल वाले इलेक्ट्रॉन और 6d वाले इलेक्ट्रॉन तो ऑलमोस्ट सेम ही है। इसीलिए लगभग सारी की सारी केमिकल रिएक्टिविटी अगर उनकी वजह से है तो सबकी सेम ही होगी, क्योंकि सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। इसी वजह से इनका पहला एलिमेंट इनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रख दिया जाता है। जैसे इस सीरीज का एक्टिनियम को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रख दिया कि एक्टिनियम की जैसी प्रॉपर्टी है वैसे भैया सारों की है, इसलिए नाम ही क्या रख दिया, एक्टिनाइड्स रख दिया। तो यही बात यहां मैंने समझाने की कोशिश की है। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एक्टिनाइड्स की स्टडी डिफिकल्ट क्यों है, एक्टिनाइड्स की स्टडी डिफिकल्ट क्यों होती है, इसका रीजन बताता हूं। ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में लिख दीजिएगा अगर आता है तो। देखिए मैंने पॉइंट्स बना के लिखने की कोशिश की है इसको। पहला, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये रेडियो एक्टिव है, इनमें से रेडिएशन निकलती होगी, तो जैसे ही रेडियो एक्टिव है तो इसका मतलब डीके तो होता होगा ना। तो इनके डीके के प्रोसेस के दौरान जैसे ही पार्टिकल एमिट हो जाते हैं तो पीछे जो डॉटर न्यूक्लियाई बचते हैं, और वो जो पार्टिकल एमिट होते हैं, बात सुनिए, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल निकल गया, ये मोस्टली अल्फा एमिटरी है, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो जैसे ही वो इतनी ज्यादा एनर्जी के होते हैं, जो पार्टिकल निकलते हैं वो इतनी ज्यादा एनर्जी के होते हैं कि वो डॉटर न्यूक्लियाई को तोड़ देते हैं। वो क्या कर देते हैं, एटम की क्रिस्टल को रप्चर कर देते हैं, जिस वजह से हम उनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। एक तो दिक्कत ही है, इसलिए उनकी स्टडी नहीं होती। सेकेंड पॉइंट आप देखिए कि जो आज मान लीजिए कि किसी के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लीजिए बीटा डीके होता हो तो उसके इलेक्ट्रॉन के निकल जाने की वजह से उसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेंज हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि इनकी, और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में जल्दी से बदल जाती है। इसका मतलब जो चीज आगे बनी होती है डीके के दौरान, उसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है या किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कितना स्टेबल है, इस बात को समझ पाने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता।
इसका मतलब हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की एग्जिस्टेंस को पता लगाने में ही हम डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए कि हम उसकी स्टेट को नहीं पहचान पाते। तो एक सेकंड जो प्रॉब्लम आती है इसकी स्टडी में वो ये है। और तीसरी बात करूं तो जो ये डीके होता है, आप देख सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हीट रिलीज होती है। आपको ध्यान हो, एक अगर मान लीजिए एएमयू की बात करूं तो उसके विद रिस्पेक्ट टू भी 931 जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। तो इतनी एनर्जी जो है इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर देती है कि पूरे सिस्टम को हमें शील्ड करना पड़ता है, कवरिंग देनी पड़ती है। इवन मैं कहूं कि वहां कई कई मीटर जो चौड़ी है वो सीमेंट की वाल बनाई जाती है, उसके बाद भी मेटल की कवरिंग की जाती है ताकि रेडिएशन लीक ना हो जाए। तो ऐसे केस में इतनी ज्यादा अमाउंट के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है कि जो सैंपल हम लेते हैं, जिसकी स्टडी करने के लिए सैंपल हमने लिया है, और इतनी हीट प्रोड्यूस होगी वो सैंपल तो इतनी देर में ड्राई हो जाता है, क्योंकि थोड़े से टाइम पीरियड में इतनी हीट अगर आपने कर दिया वो तो इवेपोरेट ही हो जाएगा, वो तो ड्राई हो जाएगा। तो ऐसे केस में उसको स्टडी कर पाना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो तीन आपको मैंने लिमिटेशन बताई इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंड में रखिएगा। और जो और बात है वो तो एक सिंपल सी देखिए कि जब रेडियो एक्टिव है तो उसको ऑपरेट करना भी क्या है, डिफिकल्ट है, हैंडल करना भी डिफिकल्ट है। और आइस जो प्रोडक्ट बनेंगे उसका लाइफ टाइम पीरियड बहुत छोटा होने की वजह से इनको आइसोलेट कर पाने में भी दिक्कत आती है। तो जैसे मैंने कहा कि इस क्वेश्चन के पूछने के बहुत ज्यादा आसार हैं कि जो एक्टिनाइड्स है उनकी स्टडी डिफिकल्ट क्यों होती है। मैंने इस क्वेश्चन को पॉइंट्स के फॉर्म में आपको बता दिया, इन्हीं पॉइंट्स को लिख दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। क्लियर। तो मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए अब मैं बात करता हूं इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज की। देखिए ये जो बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती है, आज आप समझ पा रहे हैं कि लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम ऑनलाइन होते हैं ऐसे केस में हमें बहुत सारा सेटअप जो है वो लगाना पड़ रहा है, उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प की ज़रूरत होती है, उसमें थोड़ी सी कहीं डिफिकल्टी आ जाती है, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो प्लीज़ आप स्टे रहिएगा, अगर 1-2 मिनट इधर उधर हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लेक्चर मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए अब मैं बात करता हूँ इन एक्टिनाइड्स की कॉमन प्रॉपर्टीज़ की। कॉमन प्रॉपर्टी का अब तक तो बात की करेक्टर की बात करूँ तो एक्टिनाइड्स की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थोरियम और यूरेनियम है वही दो ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा होता है। थोरियम और यूरेनियम ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम पीरियड ज्यादा है, इस वजह से वो नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हम बात कर रहे थे ना बाकी सारे मैनमेड हैं और बहुत कम इनका लाइफ टाइम पीरियड है, इसलिए हम इनकी स्टडी नहीं कर पाते। तो थोरियम और यूरेनियम का लाइफ टाइम पीरियड ज्यादा है, इसलिए वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, वो आपको मिलेंगे। और जो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम है उनको जो आइसोलेट किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, जहाँ से यूरेनियम निकलता है। जो यूरेनियम जिस मिनरल से निकाला जाता है उसमें जो लास्ट के अंदर बहुत ट्रेस अमाउंट के अंदर इम्प्योरिटी बच जाती है, उन्हीं इम्प्योरिटी के अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट के अंदर नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम होता है। तो यूरेनियम के मिनरल से ही क्या किया जाता है, इन दोनों को भी आइसोलेट किया जाता है। तो जितने भी ये मेटल्स होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सॉफ्ट हैं, ये बात मैं लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था मैंने, ये सॉफ्ट क्यों होते हैं, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेयरिंग की। तो ऑर्बिटल जो अनपेड है वो कहाँ है, वो तो 5f में है, वो डीप में बहुत है, इसलिए इनकी शेयरिंग नहीं हो पाती क्योंकि वो शील्ड हो जाती हैं। क्योंकि उसके जस्ट आफ्टर बाहर कौन है, उनके बाहर 6s भी है, 6p भी है, 6d भी है, 7s भी है। तो इतने सबशेल बाहर होने की वजह से वो जो आपके पास 5f है वो अंदर की तरफ रह गया, जिस वजह से वो शील्ड हो जाता है। और शील्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, ये आसानी से ओवरलैपिंग नहीं कर पाते, मेटेलिक बॉन्ड नहीं बना पाते। तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड ना होने की वजह से इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कम है, इसलिए थोड़े सॉफ्ट होते हैं। लेकिन थोरियम ऐसा है जो क्या है, हार्ड होता है, स्टील के जैसा। मोस्टली ये सिल्वर व्हाइट कलर के होते हैं और ये प्रॉपर्टी उनकी लैंथेनाइट से मैच करती है। और ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, क्योंकि 7th शेल के 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। 7th शेल न्यूक्लियस से बहुत दूर है, बहुत दूर है, सोच सकते हो आप कितनी दूर है। तो उन इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो लूजली बाउंड है, आसानी से वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और जो 6d है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है वो भी निकल सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन चाहे 3 है चाहे 4 है, ये तो आसानी से निकल जाएंगे ना। तो ये निकल गए, तो इसका मतलब ये वाले एलिमेंट मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इसी वजह से प्लस चार्ज होने की वजह से इनके पास ये हाईली रिएक्टिव भी होते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। ओके,
अब आप देखिए इनकी डेंसिटी क्या होती है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है किसको छोड़ के, थोरियम और अमरीकियम को छोड़ के। अब देखिए जो इनके आयन्स है वो पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इनके पास एफ ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके जो ट्राईवेलेंट कंपाउंड है, ट्राईवेलेंट आप ध्यान से देखिए, ट्राईवेलेंट मतलब 3 पॉजिटिव स्टेट वाले, अगर उनको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो ये हाइड्रेट हो जाते हैं। ये बात मैं अभी कह चुका हूं। क्यों कह चुका हूं? क्योंकि जो इनके पास आयन है, जो इनके पास चार्ज है, चार्ज की वजह से क्या होगा, वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, और वो क्या करेगा, इजीली हाइड्रेशन करेगा, वो चारों तरफ से इसको कवर करने की कोशिश करेगा और उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की भी कोशिश करेगा। ये रेडियो एक्टिव है, मैं बता चुका हूँ, अल्फा एमीटर है, और ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा नहीं है, मॉडरेटली हाई है, बहुत हाई नहीं है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड के बारे में भी डिस्कस कर चुका हूँ। इनका नेम इनके डिस्कवर के नेम पे पड़ा है, देखा होगा आपने, अमरीकियम, आइंस्टीनियम और मेंडेलियम, ये सारे के सारे कैलिफोर्नियम, क्योंकि जगह का नाम है जहाँ से या तो इनकी डिस्कवरी हुई या जिन्होंने इनकी डिस्कवरी की उन्हीं के बेस पे ही इनके नाम रखे हुए हैं। तो ये कुछ इनके करेक्टर थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट, थोरियम को अगर फाइनली डिवाइड करके छोड़ दिया जाए हवा में तो वो बर्न हो जाता है, फायर कैच कर लेता है। ये बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और एसिड के साथ कम रिएक्टिव होते हैं। ये इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब एक्टिनाइड्स देखने को कहाँ मिलते हैं, इनकी एप्लीकेशन की बात करता हूँ। जो यूरेनियम है, जो सिरेमिक्स मटेरियल है या न्यूक्लियर फ्यूल है, वहां आपको देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर वेपन में देखने को मिलेगा, और प्लूटोनियम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बॉम्ब का जो कोर, न्यूक्लियर बॉम्ब का कोर बनता है उसके अंदर, या स्पेस क्राफ्ट बनते हैं वहां, उसका जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो फ्यूल यूज होता है उसके अंदर, स्मोक डिटेक्टर में अमरीकियम यूज होता है, लेजर में अमरीकियम यूज होता है, और कैंसर की थेरेपी में कैलिफोर्नियम यूज होता है। तो ये इनके जनरल एप्लीकेशन थी जिनकी हम बात कर रहे थे। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, क्योंकि अभी भी यही बात कर रहा था कि इनके शेल में, 7th शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 शेल के डी के अंदर, 6 के डी के अंदर इनमें या तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं या एक है, और एफ में आपने इलेक्ट्रॉन भरने हैं कौन से, 1 से लेके 15 14 तक। क्लियर? अब इस कॉन्फ़िगरेशन को आप देखिए यहां से। सबसे पहले बात करता हूं थोरियम की। थोरियम के पास देखिए, अब डिफरेंस देखिए, अगर आपने लैंथेनाइड का लेक्चर सुना है तो एक डिफरेंस को पहले फोकस कीजिए। आपको याद हो वहां 4f1 5d, वहां क्या था, वहां था पहले का 4f1 5d1 और 6s2, ये था, याद है? लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहाँ 5f1 नहीं है, ध्यान से देखिए, यहाँ 5f1 नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ जो आपके पास 6d2 है, ये है आपके पास क्या चीज़ है, 6d2 है, आप देख सकते हो 6d2 है, और 7s2 है, ना कि आपके पास 5d1 है, ये नहीं है, दिमाग में रखिएगा। उसके बाद आप फिर से इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट हुआ है, फिर देखिए एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में गया, नेक्स्ट जब आप भरोगे तो 5f की एनर्जी कम हो चुकी है, तो 6d वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 5f में, तो 5f सीधा 2 हुआ, फिर 3 4 5 6, फिर सीक्वेंस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, और ज़्यादा अगर बेटर इसको समझना है तो आप क्या कीजिए, आप लैंथेनाइड का लेक्चर जो है उसको एक बार सुन लीजिए। क्लियर? अब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, तो कॉमन बात है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी ज्यादा कॉमन होती है। अब +3 में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन यूं नहीं है कि ये सबसे मोस्ट कॉमन जरूर है, लेकिन स्टेबल की बात नहीं की मैंने। एक्टिनाइड इसके अलावा +2 +3 +4 +5 +6 7 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन सारे नहीं। +2 शो करने वाले कौन है, वो है एक्टिनियम और थोरियम। तो जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा ना, इनके वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ दे तो बाहर वाले एस वाले हैं सिर्फ, वो निकाल दीजिए। और उसके बाद +4 में कौन कौन से हैं, पहले 8 एलिमेंट +4 में शो करते हैं, उसके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पहले 5 जो है +5 भी करते हैं, जैसे थोरियम से लेके प्लूटोनियम तक चलिए, +6 में पहले 4 करते हैं, और देखिए हैवी होते होते उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम चांसेस हो जाते हैं, देख सकते हो आप। तो लाइटर वाले ही ज़्यादा शो करते हैं, तो +3 वाले जो होते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और ये +3 ऑक्सीडेशन, ये देखिए ऐसा नहीं है कि +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसकी बात कर रहे हैं, बात चल रही है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की केमिस्ट्री की।
बात चलिए इनकी केमिस्ट्री की कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, बढ़ता का मतलब क्या हुआ, जो हायर हैवी वाले जो एक्टिनाइड्स हैं उनकी +3 वाली ज़्यादा स्टेबल है। जैसे मैंने कहा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन ज़्यादा स्टेबल है, जो लाइटर है वो ज़्यादा स्टेबल है। ओके, अभी देखिए क्योंकि जैसे जैसे अभी ये बात भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि बाहर कौन है, बाहर इनके देखिए 6D भी पड़ा है, बाहर इनके 7S भी पड़ा है, उन्होंने क्या कर रखा है, इसको शील्ड कर रखा है। तो 5F तो बहुत अंदर हुआ ना, बहुत अंदर होने की वजह से इसका पार्टिसिपेशन क्या हो जाता है, लो। तो ऐसे केस में देखिए लेफ्ट राइट साइज वैसे ही छोटा होता है, तो फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के चांसेस कम हो जाते हैं। जबकि पहले जो एलिमेंट है उनका साइज थोड़ा बड़ा है, उनके केस में थोड़े चांसेस है कि इनके F वाले जो है वो पार्टिसिपेट कर पाए। थोड़ा सा एक बात दिमाग में रखिएगा, मैं एक सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में एक मेजर डिफरेंस ये रखिए, लेंथेनाइड का साइज छोटा है एज कंपेयर टू एक्टेनाइड, ये तो समझ आ रही है, क्योंकि देखो लेंथेनाइड में शेल 6 है टोटल, जबकि एक्टेनाइड में शेल 7 है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना ही पुअर भी होता चला जाएगा। तो 5F और 4F में देखिए दोनों का ही शील्डिंग इफेक्ट, F सबशेल का पुअर तो होता ही है, ये तो बात है। ज्यादा पुअर किसका है, बस ये पकड़ लो, ज्यादा पुअर भैया 5F का है एज कंपेयर टू 5F का है एज कंपेयर टू 4F। अब जिसका शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर है, सोच के तो देखो, शील्डिंग ही नहीं हो रही, इट मीन्स क्या है, उसके थोड़े से पार्टिसिपेशन के चांसेस तो बढ़ गए ना बॉन्ड फॉर्मेशन में। और वैसे भी, और सेकंड बात एक और याद रख लीजिएगा मेरी, इस चैप्टर में समझने लायक एक ढंग की बात है, वो क्या है कि जो 5F है और 6D है, उन दोनों की एनर्जी में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अगर कोई एनर्जी देके मान लीजिए 5D का इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो फिर तो 6D का इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तो भैया 5F का भी तो निकल सकता है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर होगी, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में 6D पार्टिसिपेट कर सकता है तो 5F भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पहले वाले केस में 4F बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहा था, इसी वजह से उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल थी। इस बार क्या है, 5F भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहा है, को शेयरिंग तो कर सकता है ना। सोच के देखिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन अगले के पास, अगर ये शेयरिंग कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में 5F हिस्सा ले सकता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो ज्यादा होगी। तो इसीलिए एक्टेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेंथेनाइड्स। कभी आप सोच रहे होंगे कि बात तो एक ही है सर, वो भी डीप लोकेशन में है 5F और 4F भी डीप लोकेशन में था, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि 5F साइज में और बड़ा है एज कंपेयर टू 4F। 5F का साइज बड़ा होने से उसकी शील्डिंग इफेक्ट थोड़ी पुअर है, और उसकी एनर्जी 5D की एनर्जी 4S के लगभग बराबर है, इसलिए 5F और जो 6D है, सॉरी 5F और 6D क्योंकि एक जैसी एनर्जी होने की वजह से दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले सकते हैं। इट मींस 5F वाले इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, लेकिन 4F ऐसा नहीं कर सकता था। बस ये दिमाग में आपने रखनी है। ओके, अब देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो ये मोस्ट ऑफ सारे के सारे आइसोमॉर्फ्स हैं, क्योंकि ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं। आइसोमॉर्फ क्या होते हैं, दो ऐसे क्रिस्टल जो बिल्कुल अलग अलग चीज है लेकिन स्ट्रक्चर वाइज एक जैसे है, फॉर्म एक जैसी है, स्ट्रक्चर एक जैसी है, दैट इज द आइसोमॉर्फ। और ये हम बात ही कर चुके हैं, जब केमिस्ट्री इनकी एक जैसी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सारे के सारे एक जैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो इसीलिए इनकी स्ट्रक्चर भी एक जैसी ही पाई जाती है। और हाइड्रोलिसिस के बाद ये एसिड बना देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैवी मेटल जितने भी है ऑक्साइड की फॉर्म में, ये बात मैं सबसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, ये इनके नाइट्रेट, इनके परक्लोरेट और इनके सल्फेट, ये तो सोल्यूबल है। देखो नाइट्रेट, परक्लोरेट और सल्फेट ये तो सोल्यूबल है। आप एक बार ध्यान से तो देखिए ना, क्या है जिनका साइज तो बड़ा है, जिनका साइज तो सल्फेट अपने आप में बड़ा है, परक्लोरेट बहुत बड़ा है, और ये जो नाइट्रेट है, ये जो बड़े बड़े साइज के एनाइन है, ये वाले सोल्यूबल क्यों है, क्योंकि आपको फैजान रूल याद होगा कि साइज जितना बड़ा है पोलराइजेशन के चांसेस उतने ज्यादा हैं, और साइज छोटा है तो जाहिर सी बात है कंपैटिबल नहीं है, बड़े साइज के साथ छोटी चीजें कंपैटिबल नहीं है। ये बात मैंने पहले कही थी, आपको फैजान रूल समझाया था, उसमें डिटेल से बताया था। तो याद ये रखना है, इनके हैवी जो हाई मतलब सॉरी लार्ज साइज वाले एनाइन जो है वो सोल्यूबल है क्योंकि इनका साइज बड़ा है, और जो छोटे साइज वाले है वो क्या है, वो इनसोल्यूबल है, क्योंकि देखो एक चीज बड़ी और एक छोटी हुई तो पोलराइजेशन हो जाएगा, और पोलराइजेशन क्या क्रिएट करवा देगा, कोवलेंट करैक्टर जनरेट करवा देगा, और कोवलेंट करैक्टर अगर जनरेट हो गया इसमें इट मींस क्या है, सोल्यूबिलिटी घट जाएगी ना। तो इसलिए छोटे वालों के साथ इनकी सोल्यूबिलिटी कम है, छोटे वाले जो एनाइन है वो इनसोल्यूबल है, जबकि बड़े साइज के जो एनाइन है वो सारे इनके सोल्यूबल है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या कर देते हैं, ईडीटीए के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि ईडीटीए
EDTA जो है इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेटाइन एक हेक्साडीनेट लिगेंड है और उसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 ऑक्सीजन है जो बॉन्ड बनाएंगे और 2 नाइट्रोजन है जो बॉन्ड बनाएगा। ये बात क्लियर हुई। और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, चिलेटिंग एजेंट है तो ये मेटल के साथ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये है इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने का रीजन। अब मैं बात करता हूं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या खास बात है। इनकी जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मोस्ट ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और वो फ्लोराइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उसके बाद बात करूं तो ये टेट्रा क्लोराइड मतलब या तो हेलोजन के साथ मतलब ब्रोमाइड के साथ या क्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बना पाते हैं और आयोडीन के साथ इनका बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता भी है तो थोरियम जो है और यूरेनियम वगैरह इन्हीं का ही या प्रोएक्टियम है इन्हीं का करता है। क्लियर। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं। जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की केमिस्ट्री कहती है वो क्या कि +5 वाली जो है वो ज्यादा स्टेबल है ही नहीं, कुछ एक ही है। वो कुछ एक में कौन से प्रोएक्टियम है वो एग्जिस्ट कर सकता है और अमेरिकियम है वो एग्जिस्ट कर सकता है। अप टू अमेरिकियम जो प्रोएक्टियम से लेके अप टू अमेरिकियम जो है वही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बाकी नहीं कर पाते। और ये पेंटाहेलाइड कौन कौन बनाता है? हेलोजन, मतलब हेलोजन के साथ कौन कौन जुड़ता है? एक तो प्रोएक्टियम और दूसरा यूरेनियम। ओके। और ऑक्सीक्लोराइड कौन बनाते हैं? ऑक्सीक्लोराइड जिसमें ऑक्सीजन अटैच होगा और ऑक्सीजन के आगे हेलोजन अटैच होगा वो। तो प्रोएक्टियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम ये सारे क्या करते हैं? ये बनाते हैं ऑक्सीक्लोराइड्स। अब मैं +6 की केमिस्ट्री बताता हूँ। +6 के अंदर ये डाईवेलेंट डाईऑक्सोकैटाइन बनाते हैं, मतलब 2 ऑक्सीजन दोनों के ऊपर 2 प्लस चार्ज। ओके। उसके बाद बात करता हूं ये एक लीनियर शेप के अंदर एग्जिस्ट होते हैं, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर आपको ये प्रेजेंट मिलेंगे। और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैं पहले ही कह चुका हूं बहुत कम आपको मिलेगी। किसको मिलेगी? नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, दो ही ऐसे हैं जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अब ये थोड़ी सी बोरिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि एक जैसी बात की है। अब बेटा ये क्यों जरूरी था वो बता देता हूं। हमें भी जब ये स्लाइड्स बनाते हैं तो बातें समझ आती है कि ये बातें, पर जब आप बुक की हेल्प से आप पढ़ के देख लीजिए, आपके पास बुक होगी तो वहां से निकाल पाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट काम होता है। हमने पूरी कोशिश हमारी ये की है कि एग्जाम के अंदर आपके सारे के सारे वो पॉइंट्स सामने लेके आए जो पॉइंट्स आपके लिए जरूरी है रिटर्न के लिए। एक एक नंबर का क्वेश्चन जब छोटे में से निकाल देता है कि +7 स्टेट शो करने वाले कौन से हैं तो आपके लिए ढूंढ पाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हमने बहुत बारीकी चीजें जो है वो इसमें से निकाल ली है क्योंकि हमारा फोकस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहता है। चाहे तो आप +2 के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी कंपटीशन फाइट करना है जस्ट आफ्टर इसके, और अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो भी मास्टर डिग्री में एंट्रेंस के लिए आपको कंपटीशन फाइट करना होगा एडमिशन के लिए। इसीलिए हम इन बातों को बहुत छोटी छोटी बारीकी चीजों को भी निकाल के ले आते हैं। वो बात अलग है कि केमिस्ट्री वैसे ही भाई कौन सी पूरी केमिस्ट्री आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। तो इसीलिए जो भी है आप एक बार इसको यूं समझ लीजिए कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको निकालना जरूरी हो जाता है। ये आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। आपने लेंथेनाइड्स पढ़ा था, आपको याद हो कि लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाते हैं तो साइज छोटा होता चला जाता है। एलिमेंट जो है इनके आयन जो है इनका साइज छोटा होता चला जाता है। तो वैसे ही लेंथेनाइड की तरह जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं एक्टेनाइड के अंदर भी तो उनका भी साइज छोटा होता चला जाता है, उनका भी साइज छोटा होता चला जाता है। ये आप ग्राफ से देख सकते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को आप देख सकते हैं डिफरेंट ये जो ग्राफ है जो आपको यू शेप का ये यू दिखाई दे रहा है ये कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं है, ये नेचुरल है इसलिए ऐसा है। लेकिन कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखिए जैसे आप +2 +3 +4 आप देख रहे हैं, ये सारे देखिए, ये देखिए ये ग्राफ डिक्लाइन में, ये ग्राफ डिक्रीज में, ये ग्राफ आगे जा रहे हैं तो साइज छोटा होता जा रहा है। तो ये सारे के सारे ग्राफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हैं जो ये बताते हैं कि जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हो एटॉमिक नंबर राइज करते हो तो इनका साइज आयन का छोटा होता चला जाता है। तो साइज में रेगुलर डिक्रीज आना इन द एक्टेनाइड सो कॉल्ड एज द एक्टेनाइड सीरीज, सॉरी एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है उसका भी रीजन तो वही होगा ना कि जो इनका f ऑर्बिटल है वो पुअर शील्डिंग करता है। ये देखिए कि जो इनका 5f ऑर्बिटल्स है वो शील्डिंग इफेक्ट उनका पुअर है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाता तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाती है और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से इनका साइज लगातार छोटा होता चला जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो एक एटॉमिक नंबर राइज होता है, न्यूक्लियस पे एक पॉजिटिव चार्ज राइज होता है, जबकि एफ वाले रिपेल कर नहीं पा रहे बाहर वालों को,
ठीक है, और न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो चार्ज न्यूक्लियस पर प्लस बढ़ने की वजह से ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से साइज लगातार छोटा होता चला जाएगा। सो दिस डिक्रीज इन द साइज इज कॉल्ड एज द एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। उसके बाद देखिए लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी। कलर का रीजन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वो क्या है, एफएफ ट्रांजिशन। कलर का रीजन में लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था मैंने। कलर किस वजह से होता है कि इनके जो एफ के अंदर आप अनपेड इलेक्ट्रॉन भरते हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आसानी से विजिबल रीजन के अंदर लाइट एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन शो करते हैं, और उसी ट्रांजिशन की वजह से ये कलर्ड दिखाई देते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिनके पास एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कलरलेस है। अब देखो डी में जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जो लैंथेनाइड है वो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते थे, जबकि एक्टिनाइड बना सकते हैं। अगर इनके एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर वो कलरलेस है, लेकिन उनके पास लिगेंड्स ऐसा है जिसके पास चार्ज ट्रांसफर करने की एबिलिटी है, तो हो सकता है कि एफ में 0 होने के बावजूद भी वो कलर शो कर दे। लेकिन फोर एफ के केस में ऐसा नहीं था, लैंथेनाइड के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स नहीं बनते थे, यहां बनने के थोड़े आसार होते हैं। उसके बाद बात करता हूं, जैसे मैंने कहा कि इनके कलर का रीजन क्या है, इनके कलर का रीजन साफ है, एफएफ ट्रांजिशन। तो अच्छा याद हो मैंने स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी में बात बोली थी कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनका जो ग्राफ एब्जॉर्प्शन ग्राफ हम देखते हैं वो बैंड बनने की बजाय वो लाइंस आता है। इसका मतलब ब्रॉड बैंड नहीं आते, वहां पे नैरो बैंड, पतली लाइंस, लाइन लाइक बैंड जो है वो वहां बनते हैं। उसका रीजन आपको मैंने बताया था, क्योंकि उनके ऑर्बिटल के बीच में क्या नहीं होती, उनके ऑर्बिटल के बीच में किसी तरह की ओवरलैपिंग नहीं होती, इसी और एनर्जी ट्रांसफर उनका नहीं होता, क्योंकि उनके ऑर्बिटल्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ 5 जो एफ है और 6 है उसकी एनर्जी में ज्यादा अंतर नहीं है। ये बात मैंने लास्ट टाइम थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। तो इनके ऑर्बिटल्स जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा शील्ड भी नहीं है 5f, तो बाहरी है, तो इसलिए जो बाहर से जो भी कोई आयन या लिगेंड्स या जिसके साथ एनवायरमेंट जिसको मैं कह सकता हूं, उनके ऑर्बिटल के साथ, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इनके जो ऑर्बिटल है वो आपस में क्या कर लेते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो उनकी इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर लेते हैं, कभी उनके इलेक्ट्रॉन कभी कोई मतलब एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, कभी कोई, तो एक जैसी एनर्जी छोड़ने की बजाय वो रेंज ऑफ एनर्जी छोड़ते हैं। इसी वजह से इनके बैंड उनकी तरह थोड़े से ब्रॉड होते हैं, मतलब जो लैंथेनाइड की तरह नहीं होते। लैंथेनाइड तो बहुत नैरो होते हैं, जबकि इनके बैंड आपको देखने को मिलेंगे थोड़े से ब्रॉड मिलेंगे। उसका रीजन है क्योंकि इनका 5f इतना ज्यादा शील्ड नहीं है साइज बड़ा होने की वजह से, जितना कि 4f का हुआ करता था। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूं एफ के इलेक्ट्रॉन जो है, जो एफ में मान लीजिए एफ के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका कलर, और एफ के पास 13 इलेक्ट्रॉन है उसका कलर ऑलमोस्ट सेम है। ये बात लैंथेनाइड में भी देखी थी हमने कि F1 वाले F13 से मैच करते हैं, 2 वाले 14 से मैच करते हैं। तो यूं कहूं एफ में जितने इलेक्ट्रॉन है और 4f माइनस एफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो उनका कलर भी ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम ही देखने को मिलता है। और इनमें जैसे मैंने डिफरेंस के तौर पे भी बताया कि एक्टिनाइड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स शो कर सकता है जबकि वो नहीं कर सकते। और ये क्या होते हैं, इनके बैंड जो होते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़े से ब्रॉड होते हैं, क्योंकि इनका जो एफ है वो डीप में एग्जिस्ट करता है। ये बात अभी डिस्कस हम कर चुके हैं। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम जानते हैं एफ ट्रांजिशन जो है वो फॉरबिडन है। क्यों फॉरबिडन है, ये भी लास्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल से देखा हमने लैंथेनाइड में। क्योंकि एक रूल है डेल्टा एल, जो जिसको आप लेपोर्ट सिलेक्शन रूल बोलते हैं, कि डेल्टा एल क्या होना चाहिए, डेल्टा एल शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो सेम ऑर्बिटल के अंदर ट्रांजिशन जो होगी वो अलाउड नहीं है, दैट इज द फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो एफ से एफ में जो ट्रांजिशन है वो अलाउड नहीं है। तो इसी वजह से एफ ट्रांजिशन फॉरबिडन होने की वजह से इनकी जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। इसकी इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है।